सो स्टूडेंट्स, अभी हम डिस्कस कर रहे थे अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और हाइब्रिडाइजेशन में भी उसकी ज्योमेट्री और उसके किस तरह से क्या एग्जांपल्स हैं, उसके किस किस तरह के शेप या स्ट्रक्चर्स, डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज यहाँ पे डेवलप होती हैं। हम लोगों ने अभी तक डिस्कशन कर लिया था एसपी का। अब हम बात करते हैं, इसी में एक ऑप्शन था, एक और चीज आती है जिसका नाम है sp2। sp2 हम डिस्कस कर चुके थे, sp डिस्कस कर चुके थे। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट dsp2। dsp2 में बेसिकली एक 3D का होता है, और ये आपका 4s का एक होता है, और ये आपके 4pk2 होते हैं, 4pk2 होते हैं, है ना। तो इस तरह से dsp2 बनता है। और dsp2 आप ध्यान से देखो तो dsp2 में बेसिकली इफ यू आर रिप्रेजेंटिंग हियर, जैसे लाइक आपने मेटल को ऐसे बीच सेंटर में दिखा दिया, और उसके बाद आप यू आर रिप्रेजेंटिंग लाइक स्क्वायर प्लेनर, ये एक स्क्वायर प्लेनर होता है। तो ऐसे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये एल है, ये लीगेंड है, ये लीगेंड है, ये आपका लीगेंड है, और ये आपका लीगेंड है। इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। स्क्वायर प्लेनर होता है सबके सब। ये पूरा की पूरा जो ज्योमेट्री, यहाँ पर जो शेप मिलता है हमें, उसे हम स्क्वायर प्लेनर कहते हैं। और इसके लिए ये जो एंगल होते हैं, ये एंगल, दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। ये एंगल्स आपके 90 डिग्री, दीज एंगल्स आर 90 डिग्री। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे सामने आ सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल है आपका लाइक निकिल है, Cn का होल 4 है, और यहाँ पर आप 2 माइनस कर लीजिए। या फिर निकिल है, NH3 का होल 4 है, और आप यहाँ पर 2 प्लस कर लीजिए। इस तरीके से ये एग्जाम्पल्स आपके बन सकते हैं, ये एग्जाम्पल बन सकते हैं। या फिर आप बात कर सकते हैं CuNH3 का होल 4 और 2 प्लस, यहाँ पर भी इसको बात की जा सकती है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं कि आखिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन dsp2 कैसे आई, कैसे इसमें ये चीजें डेवलप होती हैं। लेट्स टेक वन एग्जांपल। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं और वीक फील्ड लिगेंड। मुझे लगता है प्रैक्टिस करते करते आपको खुद ब खुद आ जाएगा कि स्ट्रॉन्ग कौन से और वीक कौन से हैं। अगर हम निकिल की बात करें तो निकिल में सबसे पहले आप निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग। जैसे मान लीजिए आपका निकिल है, ये आपका 4 है, और ये आपका 2 माइनस है। इसका हम पहले देखते हैं कि dsp2 कैसे आता है और स्क्वायर प्लेनर कैसे बनता है। जब dsp2 आ जाएगा तो स्क्वायर प्लेनर तो आप टिक कर ही दोगे ना। तो यहाँ पर इसको x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ये आपका Cn का -1 ले लेते हैं, दैट इज इक्वल टू -2। इस तरीके से ये होता है, और ये आपका x - 4 विच इज इक्वल टू -2, सो विच इज इक्वल टू 4 - 2, सो दिस इज +2। यानी निकिल आपका +2 पर आया। देखो निकिल अगर +2 पर आया ना, तो निकिल का +2 पर अगर आपको ये लेना है तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो आएगा आर्गन 4s2। तो 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। ठीक, 4s2 से तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, यानी अब वो 0 पे आ चुका है। और 3d8 है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर d में आपके 8 है, 1 2 3 4 5, यानी 1 यानी 2 यानी 3 यानी 4 यानी 5 6 7 और 8, इस तरीके से है। जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये बेसिकली आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जिन्हें आप कहते हो, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो 4 के कॉम्प्लेक्सेस में क्या तरीका अपनाया जाता है, लेट्स सी दैट। टेट्राहेड्रल में अलग तरीका होता है। तो स्क्वायर प्लेनर के कॉम्प्लेक्सेस में हम लोग देखते हैं क्या होता है। देखिए होता है क्या, बेसिकली ये आपका जो लिगेंड है, यानी कि जो Cn है, वो कैसा है। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि पेयरिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। तो ऑब्वियसली आपका Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। चलिए मैं अभी आपको एक सीक्वेंस लिखवा देता हूँ कि जिससे आप ये पहचान लोगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से हैं और वीक लिगेंड कौन कौन से हैं। तो आई विल डिस्कस अबाउट दिस थिंग। Cn एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और जब लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में क्या होता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी पेयरिंग हो जाती है। और जब सिंगल इलेक्ट्रॉन की, तो फाइनली आपका ये जो D होगा ये कैसा हो जाएगा,
डी में आपके पांचों में से 1 2 3 4, तो ये आपके डबल, ये आपके फिल हो जाएंगे, ये फिल हो जाएंगे, ये फिल हो जाएंगे, ये फिल हो जाएंगे, और ये सिंगल छूट जाएगा। अब देखिए एक इनर डी ऑर्बिटल छूट गया है, ये इनर डी ऑर्बिटल कहलाता है। इसके बाद के ऑर्बिटल जिन इलेक्ट्रॉन्स को, जिन पहले से चीजें थी, इनर डी ऑर्बिटल कहलाता है। तो इसमें देखिए इनर डी ऑर्बिटल में से एक डी ऑर्बिटल छूट गया पेयरिंग के बाद। जब पेयरिंग के बाद ये डी ऑर्बिटल, इनर डी ऑर्बिटल एक छूट गया है, और हमें यहाँ पर 4 लिगेंड्स है, यानी कि हमें 4 ऑर्बिटल्स चाहिए। पहले ही पहला कॉन्सेप्ट था कि भाई अगर आपको जितने लिगेंड्स, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर आपका होगा, जितने लिगेंड्स होंगे उतने ऑर्बिटल्स चाहिए। एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, जितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा उतने लिगेंड्स चाहिए, सॉरी उतने ऑर्बिटल्स चाहिए, क्योंकि एक ऑर्बिटल, एक लोन, एक डबल, मतलब ऑब्वियसली पेयर इलेक्ट्रॉनिक तो रहता है, उससे ज्यादा तो एक ऑर्बिटल में रह नहीं सकता। तो यहां पर हम बात करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा, ये ऐसे मिल जाएगा। नाउ यू हैव 4, अब आपके पास 4 है। चलिए अब 4 हैं तो 4 आपके लिगेंड्स हैं, यानी 4 आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो जब 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, इन दैट सिचुएशन क्या हुआ, शायद लाइट चली गई क्या, मे भी लाइट चली गई हो। जस्ट अ मिनट, बस 1 मिनट लगेगा। Most probably it will take less than 1 minute. Most probably it will take less than 1 minute. 1 मिनट से भी कम लगेगा। Most probably it will take less than 1 minute. Just a minute. तो बेटा देखिए, जस्ट अ मिनट। एक्चुअली क्या हुआ कि लाइट चली गई, इन्वर्टर भी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर गया। चलिए, तो ये आपका 8 हो गया बेटा, डी का है, ये आपका 3D का। देखिए जो 3D का ऑर्बिटल डी होता है, ये डी वाला है। अब इसमें क्या होगा, इसके अलावा आपके पास है 4, यानी बट आपके पास 4s तो एक ही है ना जो खाली है, और ये आपका है 4p, ये आपका 4p है। नाउ यू हैव 4 लिगेंड्स है आपके पास, और 1 लिगेंड आपका 1 लोन पेयर देगा, 1 लिगेंड आपका 1 लोन पेयर देगा, 1 लिगेंड आपका 1 लोन पेयर देगा, 1। ये आपका क्रॉस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है। या फिर मैं ऐसे दिखा सकता था इसको, ऐसे 1 लिगेंड 1 लिगेंड 1 लिगेंड, एक तरीका ये भी होता है। जैसे भी दिखाइए आप, एरो का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो इस तरीके से हमने जो यहाँ पर यूज किया वो क्या किया, पहले वाला डी एस और फिर ये पी के 2। तो इस तरीके से इसका जो ये बना आपका, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन बना, ये हाइब्रिडाइजेशन इसका ऐसे बनता चला गया। ठीक है,
चलिए इससे पहले कि हम अब थोड़ा सा और देख लेते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या इलेक्ट्रो है ना स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से कौन स्ट्रॉन्ग है कौन वीक है, इसको ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे आप ये डिसाइड कर पाओगे कि भाई ये आपकी पेयरिंग करेगा, ये आपकी पेयरिंग नहीं करेगा। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम कह सकते हैं, सबसे पहले इसमें आता है I माइनस, फिर आता है Br माइनस, फिर आता है Cl माइनस, फिर आता है HCl माइनस, फिर लगभग अजाइड होता है, इसके बराबर ही होता है, फिर आता है F माइनस, फिर आता है OH माइनस, फिर आता है ऑक्सलेट, फिर आता है आपका ऑक्सलेट के ऊपर आता है वाटर। अब यहां समझिए आप, यहां तक की चीजें आपकी वीक में आती हैं, वाटर तक की चीजें आपकी वीक में आती है बेटा। इसके बाद आता है EDTA, वाटर तक आपका यहां तक वीक में आता है। अब ये मैं ऐसे बना देता हूं इसकी, ये ऐसे ये वीक में आता है। इसके बाद आता है EDTA, EDTA के ऊपर आता है पेरिडीन, पेरिडीन और अमोनिया लगभग होते हैं, यानी कि ये भी स्ट्रॉन्ग है। ईन है, ये डाइपेरिडीन है, या फिर फेन है, जिसे हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं। और इससे कहीं ज्यादा होता है आपका, बहुत ज्यादा होता है, मतलब ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा होता है। ये थोड़ा सा इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है NO2, इससे थोड़ा सा ज्यादा होता है NO2, और बहुत ज्यादा होता है CN और CO तो सभी से ऊपर होता है। तो क्या मतलब हुआ, जरा इसको दिमाग में रखिएगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बेटा। तो देखिए ये सब के सब आपके वीक है, यहाँ तक के, ये यहाँ तक की चीजें आपकी वीक है, जिसमें रेड कलर से या येलो कलर से किसी और पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। इसको मैंने ऐसे कर दिया, ये आपका पूरा के पूरा यहाँ से यहाँ तक ये आपका वीक का पोर्शन है, ये आपका वीक है। ये IBr माइनस यानी कि जितने भी हाइलाइट्स हैं वो सबके वीक है। अजाइड है वीक है, हाइड्रोक्साइड है वीक है, ऑक्सलेट है वीक है। लेकिन इसके बाद जैसे EDTA आ गया, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा आ गया, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील्ड में आपका आता है NH3 या पेरिडीन। उसके बाद ईन, जिसे इथिलीन डाइअमीन कहते हैं, डाइपेरिडीन है ना, डाइपेरिडल जिसे कहते हैं, फिनाइल ग्रुप, NO2 ग्रुप, और इससे बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करता है CN, और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करता है CO। तो ये आपका तरीका हो गया जिसको आपको दिमाग में रखना चाहिए। सारे ग्रुप्स ऑलमोस्ट इसमें आपके आगे होंगे। अब अगला एग्जाम्पल जो हम लेंगे ना, तो हम ये समझ पाएंगे कि ये जो हमारा लिगेंड है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा या वीक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट करेगा तो ऑब्वियसली ये पेयरिंग करेगा, और अगर वीक फील्ड क्रिएट करेगा तो ऑब्वियसली ये पेयरिंग नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हमने किस एग्जाम्पल की बात की थी, जरा उसको देख लेते हैं। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब निकल की बात करते हैं। देखिए जैसे निकल का NH3 है, तो अभी भी आपको पता है NH3 तो ठीक है ना, NH3 तो आपका स्ट्रॉन्ग में आएगा, यस NH3 तो स्ट्रॉन्ग में आएगा। तो चलिए स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं और देखिए क्या पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे अगर आप इसको देखोगे तो ये तो हो जाएगा ना, ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको ना, बिल्कुल सेम। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर भी इसका +2 आ रहा है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी इसका +2 आ रहा है, तो बिल्कुल सिमिलर आ गया, तो बार बार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसको देखना चाहो तो देख सकते हो कि इसमें क्या होता होगा। लेट्स सी, इसमें देख सकते हो आप। अच्छा एक बात और, ये दोनों जो हैं यहाँ पर, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए कहीं पर भी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है क्या? इज देयर एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन? कहीं कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कहीं कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इफ देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आप क्या कहोगे इसको? तो यहां पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप समझ रहे हैं? जब यहां पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में ये डायमैग्नेटिक होगा, ऐसी सिचुएशन में ये डायमैग्नेटिक होगा। इस बात को समझिए कि ऐसी सिचुएशन में ये डायमैग्नेटिक होगा। चलिए इसके बाद हम अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं।
और इससे आप इस तरीके से देख लोगे। इसके आगे का स्ट्रक्चर है आपका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल। ये अगला आपका आता है sp3d, ये आता है sp3d। इसमें जो आता है शेप आपका वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल होता है। और इसके लिए आपको पता होगा, आपको सब केमिकल बॉन्डिंग में पता ही है कि इसमें बेस होता है, फिर लिगेंड आपका सेंटर पे होगा, फिर ये सेंट्रल एटम आपका सेंटर पे होगा, और सारे के सारे लिगेंड्स आपके इस तरीके से होंगे। सारे के सारे लिगेंड्स आपके कुछ इस तरह से होंगे। इसमें देखिए कौन कौन आ सकता है, FeCO5 आ सकता है इसमें, और इसमें एक CuCl3 वाला भी आता है, CuCl3 वाला भी आता है, और CuCl5 वाला भी आएगा, CuCl5 भी आएगा। इस तरीके से आप दोनों में ये चेक कर सकते हो कैसे आते हैं। लेट्स डिस्कस इट अबाउट इट। देखिए ये जो आपका FeCO5 है, इसको जरा देख लेते हैं। FeCO5 में देखिए Fe में ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे 0 होगा, इसका मतलब कोई नहीं निकलेगा। अगर कोई नहीं निकलेगा तो ये बनेगा आपका 4s2 3d6, यानी कि यहाँ पर D में 6 हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 1 2 and 3 and 4 and 5 and 6 ये आप लोग हैं, ठीक है ना। एंड नाउ यू वांट टू फाइंड 3D बने, तो इसके लिए देखो CO का 5 है। अब देखो जरा इसके आगे क्या होगा, इसके आगे आपका S है, इसके आगे B है, और इसके आगे आपका D है। अब sp3d करो या dsp3 कहो, एक ही बात होगी ना। अब CO की प्रेजेंस है बेटा, CO की प्रेजेंस है, तो CO की प्रेजेंस तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बना देगी, यानी पेयरिंग करा देगी, है ना। अगर पेयरिंग करा देगी तो यहाँ पर 2 खाली हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पेयरिंग का ऑप्शन नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा जैसा रहता। और ऐसी सिचुएशन पर ये आपका S आएगा, ये आपके 3p आएंगे, और ये आपका D आएगा। इस तरीके से ये आपका sp3d बन जाएगा, सब बाहर का यूज होगा, है ना। अच्छा जैसे आपने ये यूज किया Cu और Cl, देखिए अंदर बाहर का इसमें कुछ भी यूज हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक ही बात है, अंदर बाहर का कुछ भी यूज। जैसे मान लीजिए आप CuCl5 करते हो और ये करते हो आप, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना निकलेगा, ये 3- होगा, 3- होगा, हाँ, तभी तो ये +2 में आएगा, इसके ऊपर जा ही नहीं सकता। तो ये आपका CuCl5 3। If you are taking x, this is your 5 - 1, so which is equal to -3. So this is x - 5 which is equal to -3. ये आपका +2 आ गया, अभी तो आ गया। और आप Cu +2 की बात करोगे तो क्या होगा, आर्गन आएगा, 4s1 3d10 होता है, 4s1 3d10 होता है। अब देखो ये तो निकल गया, इसमें से भी एक निकल गया, तो ये बचेगा 4s बचेगा, हाँ इसके दोनों इसके तो एक भी नहीं, हाँ ये P आगे, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर तो ये पूरा के पूरा बस ये बचेगा खाली। और उससे क्या फायदा होगा, तो सबके सब आगे ही यूज कर लीजिए ना, ये आगे आगे जाके डी भी आगे जाके यूज हो जाएगा, तो ये कम्प्लीटली आपका sp3d बन जाएगा, और ये आपका पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इससे आपको चीजें सब समझ में आ रही हैं, कितने अनपेयर्ड है कितने पेयर्ड है, अगर पेयर्ड है तो क्या होगा, और अगर अनपेयर्ड है तो क्या होगा, सब क्लियर होता चला जा रहा है, पूरी प्रैक्टिस होती चली जा रही है ना। चलिए अगली चीज आपकी बताते हैं, में आपका स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है।
अगर sp3d है तो भी है, लेकिन वो तब है जब वहां पर लिगेंड्स कम हो, यानी लिगेंड्स अगर यहाँ पे लाइक लिगेंड्स यहाँ पे 5 होंगे, स्क्वायर sp3d2 में आएगा ना लिगेंड, अगर यहाँ पे लिगेंड्स आपके 6 हुए, sp3d थोड़ी होगा, फिर वो sp3d2 का एक ऑप्शन स्क्वायर पिरामिडल भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर पिरामिडल की बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम sp3d2 का बेसिक समझते हैं, क्योंकि ऐसे तो आप बड़ा टिपिकल आप होते चला जाएगा। चलिए इसके आगे हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन है sp3d का डिस्कशन हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं sp3d2 की और d2sp3 की। तो ये आपका sp3d2 है और ये d2sp3 है। देखिए दोनों से ही ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है। इसे हम आउटर ऑक्टाहेड्रल कह देते हैं, मतलब ऑटो डी ऑर्बिटल यूज हुआ इसलिए आउटर ऑक्टाहेड्रल, लेकिन स्ट्रक्चर सब वैसे ही होते हैं, आउटर ऑक्टाहेड्रल कह देते हैं। और इसे हम इनर ऑक्टाहेड्रल कह देते हैं, इनर ऑक्टाहेड्रल। दिस इज आल्सो कॉल्ड इनर ऑक्टाहेड्रल एंड दिस इज कॉल्ड एज इनर ऑक्टाहेड्रल। ये आपका आउटर ऑक्टाहेड्रल है और ये आपका इनर ऑक्टाहेड्रल है। इस तरीके से चीजें होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने चाहो एग्जाम्पल ले लो। अब इसके एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो Fe F6 3 माइनस, CO H2O का होल 6 3 प्लस, थ्री प्लस में 2 प्लस ये है। और एक एग्जाम्पल है आपका निकेल NH3 का होल 6 2 प्लस। अब देखिए सबके सब देखिए आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का यूज हुआ है, जबकि अगर ध्यान से देखो तो ये आपका एक स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग ही है ना, स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग करा देगा, लेकिन पेयरिंग कराने के बाद भी तो वहां पर एक ही मिलेगा ना, तो इसलिए पेयरिंग नहीं होगी, कोई फायदा नहीं होगा, बाहर के दो यूज कर लिए जाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। यहाँ बात करूं तो यहाँ पर जितने भी आप लोग हैं ना इनर डी ऑर्बिटल यूज करने के लिए स्ट्रॉन्ग लोग ज्यादातर, जैसे CONH3 का होल 6 3 प्लस, ये इसका एग्जांपल है D2sp3 का। इसके अलावा इसमें FeCN6 4 माइनस, MnCN6 3 माइनस, ये सब के सब एग्जांपल है आपके इसके इनर डी ऑर्बिटल के, और ये सब के सब एग्जांपल है आपके आउटर डी ऑर्बिटल के। डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है और इनर डी ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट भी आपको पता है। अगर डी ऑर्बिटल अंदर का यूज हो रहा है डी ऑर्बिटल है, और अगर बाहर का यूज हो रहा है तो आउटर डी ऑर्बिटल है। इसके बाद हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को समझेंगे। इसको और बनने के लिए सब कुछ तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दे रही है, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की जरूरत क्या पड़ी। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे इसी चीज की बारीकी की स्टडी करना क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, और उसको थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट करना, थोड़ा सा डेवलपमेंट के साथ। ये सब तो आप बना ही लेंगे ना, इसमें बनाने की मुझे लगता है जरूरत नहीं है। अगर किसी एक की जरूरत हो, जैसे मान लीजिए कोई भी आप कहिए कि सर एक ये बता दीजिए, एक ये बता दीजिए, तो मैं उसको इजीली आपको बता दूं। लाइक आप क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, आपने कहा सर ये वाला बता दीजिए, आप एक काम करिए, ये वाला तो आप बता चुके हैं, ये वाला आप बता चुके हैं, आप ऐसा करिए ये वाला, और कोबाल्ट का ही तो बात दूसरा बता दें। देखिए कोबाल्ट में ही यहाँ पर H2 है तो ये है, और अगर ये है तो ये है। चलिए ये बड़ी अच्छी सी बात है, ये दोनों चीजों को हम लोग देख लेते हैं। तो कोबाल्ट का H2O6 वाला पहले तो देखो, और यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका +2 दिया हुआ है ना। इसको इसका मतलब यहाँ से कोबाल्ट का जो कोबाल्ट आता है इसका +2 हो गया, क्योंकि इसका तो 0 होता है, तो अगर इसका +2 हो गया तो ये आपका हो जाएगा आर्गन, ये हो जाएगा 3D। कोबाल्ट कितना होता है ना, 27 होता है,
तो 27 होता है, ये आपका 3d7 हो गया। तो मैग्नीज Fe कोबाल्ट निकल। अब देखिए ये आपका 4s में आपका 0 हो गया, 4p में आपका 0 है, 4d में आपका 0 है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें यहाँ पर है, राइट। 2s से 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके थे। अब यहाँ पर है आपका ये वीक फील्ड लिगेंड। तो वीक फील्ड लिगेंड है, तो इस सिचुएशन में 1 2 3 4 ये 5 है, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहाँ पे 3 आपके अनपेड इलेक्ट्रॉन आ गए। और ये आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी नहीं है, वीक फील्ड लिगेंड है, तो इसको पेयरिंग भी नहीं करेगा। ये जब पेयरिंग नहीं करेगा तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। इसका एक ऐसे ले लो जिसमें कि आपका ये आया एक लिगेंड, पी के आप 3 ले लो और डी के आप 2 ले लो। इस तरीके से आपका ये बन गया sp3। मतलब लाइक यू कैन से H2, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, सब एक ही बातें हैं। sp3 d2 ओके बेटा। तो बाहर का d यूज किया गया क्योंकि अंदर की d की पेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं था। एक तो वीक था, दूसरा पेयरिंग से कुछ हल भी नहीं निकलता। d आप दोनों या तो अंदर के यूज करोगे, d आप दोनों या तो बाहर के यूज करोगे। अगर 2 d यूज कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा कि एक d अंदर का यूज कर लिया, एक d बाहर का यूज कर लिया। इसी में अगर आप ले लेते हो CuNH3 का होल थ्राइस, क्या ले रहे हैं जरा, CuNH3 का होल 6, और ये आपने ले लिया ये, ठीक। अब इससे फायदा क्या हुआ, इससे आपका ये CO3+ पे आ गया। CO3+ पे आया तो क्या फायदा हुआ, CO3+ पे आया तो ये फायदा हुआ कि 1 2 3 4 5 हो गए। 3+ पे आया ना, तो 2 तो इससे निकल गए थे और 1 इससे निकल जाएगा, तो ये आपका आर्गन 3d6 आएगा, यानी इसमें 6 होंगे, 1 2 3 4 5 एंड अगेन दिस इज 6। क्योंकि देखिए 2 इससे ऑलरेडी पहले निकल चुके होंगे और 1 इससे निकल जाएगा, तो d6 बचेगा। क्योंकि यहाँ तो 2+ है ना, यहाँ 3+ है, तो यहाँ पर इससे भी 1 निकलेगा। तो अब क्या होगा कि ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इस वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसकी वजह से ये यहाँ पे और ये यहाँ पे पेयर कर जाएगा। तो इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी। तो जब ये पेयरिंग हो जाएगी तो ये आपके यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2 3 और इनर डी ऑर्बिटल के ये आपके 2d बच जाएंगे। और वहां फिर आप एक S ले लोगे, बाकी के आप 3 P ले लोगे और इस तरीके से ये D2sp3 बना लोगे। तो मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया कि D2sp3 कैसे बना। ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक हो गया कि ये D2sp3 कैसे बना। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल ठीक हो गया कि ये D2sp3 कैसे बना। ये D2sp3 कैसे बना, आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है भाई। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की, CFT यानी कि क्रिस्टल क्या होता है, इसका रीजन और कैसे क्या चीजें चलती हैं। लेट्स सी दैट थिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक्चुअली क्या है कि पहले कि हम इसको समझें, ये बेसिकली इन्होंने पेयरिंग करा दी पर एक्चुअली इसका रीजन नहीं बता पाए कि ये ऐसी पेयरिंग हो कैसे रही है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसकी डिटेल नहीं समझा पाई कि हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू बी पेयर्ड। उन्होंने बस इतना कह दिया कि स्ट्रॉन्ग फील्ड ऐसे क्रिएट हो गई, तो उस स्ट्रॉन्ग फील्ड से हुआ क्या, कैसे टूटा होगा, कैसे बना होगा। तो उन्होंने कहा इस नई थ्योरी आई इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वीवीटी है ये, इसी को एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ वीवीटी है। अगर आप देखें तो ध्यान से एक्सटेंडेड फॉर्म ही तो है ये उसकी, उसी को आगे चल के एलिबोरेट कर रही है ये चीज।
कि हाँ भाई ये और कैसे बेहतर हो सकती थी, या इनको कैसे हम बता सकते थे कि ये क्या हो रहा है। सर ने ये बताई कि देखो भाई, जो आप पेयरिंग करा रहे हो, यहाँ पे जो इसमें टर्म का यूज करना पड़ेगा उसको जरा हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो उसमें कौन कौन से टर्म्स होंगे, इन्होंने टर्म्स में जो यूज किया कि भाई देखो, ये जो तुम कह रहे हो कि ये डी आपके पेयर्ड हो गए, तो ये डी पेयर्ड ऐसे नहीं हो रहे थे। ये आप जो कह रहे हो ना, ये सबके सब डीजेनरेट हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल से आपने ये माना, पर एक्चुअली डी ये सबके सब डीजेनरेट नहीं होते हैं। जब थोड़ी सी, जब ये लिगेंड आएंगे, जब ये मेटल आएगी और मेटल के चारों तरफ आपके लिगेंड्स आएंगे, मेटल की चारों तरफ आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होगा, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस अप्लाइड होंगे। सिचुएशन पर इसकी जो और एनर्जी है ये तो डिफरेंट आएगी ना, तो अपने से थोड़ा ऊपर जाएगी, और अपने से थोड़ा ऊपर जाकर, लाइक इसकी अगर एनर्जी पहले अगर इतनी थी 1 2 3 4 5 मान लीजिए ये थी, तो अगर इसकी एनर्जी पहले इतनी थी तो ये आपके यहाँ पर यहाँ तक गई है, सब के सब ये पांचों के पांचों डी गए, यहाँ पर थी, अब इसकी एनर्जी मान लीजिए यहाँ पर थी, तो अब इसकी एनर्जी यहाँ पर पहुंच गई। तो अगर ये एनर्जी बढ़ी, जब आप इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करोगे, है ना, तो एनर्जी बढ़ेगी। तो जब एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्शन बढ़ेगा, चारों तरफ लिगेंड्स लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो उनकी वजह से एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी बढ़ने पर क्या होगा, जब ये बहुत ज्यादा, ये जो आप डीजेनरेट कर रहे हो, इसमें बेसिकली ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एक लिमिट तक ही रहते हैं, ग्राउंड स्टेट तक ही रहते हैं, जब इस तरफ कोई लिगेंड्स नहीं थे। लेकिन जैसे ही लिगेंड्स आ गए और लिगेंड्स ने अपना पर रिपल्शन क्रिएट किया, ऑब्वियसली हर लिगेंड का अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, हर लिगेंड की अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन दे भी रहा होगा, तो इतना भयंकर रिपल्शन यहाँ क्रिएट हो जाएगा कि ये ऑर्बिटल जो डी है, ये आपका डी ऑर्बिटल थोड़ी हाई एनर्जी पे चला जाएगा, और हाई एनर्जी पे जाकर ये सबके सब नहीं, ये यहाँ से ये टूट जाएगा, यहाँ से ये टूट जाएगा, स्प्लिटिंग हो जाएगी इसकी, इस क्रिस्टल फील्ड की वजह से स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये इसे कहते हैं क्रिस्टल फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड। इस क्रिस्टल फील्ड की वजह से इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग हो जाएगी, और दैट्स व्हाई दे आर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, इसको हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब एक्चुअली होता क्या है, ये है कि ये जो ये T2G कहलाते हैं, और ये जो 2 हैं ये आपका EG कहलाते हैं। ये जो T2G कहलाते हैं एक्चुअली ट्रिपली जनरेटेड, T2G का मतलब क्या है और EG का मतलब क्या है, मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये बताऊं कि ये जो EG होते हैं और T2G होते हैं, ये होते क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ऑल थिंग्स। पहले तो हमने ये समझ लिया कि शुरू के 3 कौन कौन से, चलिए बताता हूँ। जो ये आपके कौन कौन आता है आप सब जानते हो। T2G में आता है XY, YZ और ZX। इसे हम कह सकते हैं नॉन एक्सियल ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स। ये किसी भी ऑर्बिटल के अलोंग नहीं होते हैं, बल्कि ऑर्बिटल से बीच में, आप सब जानते हो इनके बारे में। ये किसी ऑर्बिटल पे नहीं होते हैं। आप सबको पता है कि अगर ये आपने एक्स और वाई प्लेन लिया, तो ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होंगे, ये उसके बीच में होंगे। ये डी एक्स वाई है, ये आपका वाई जेड है। तो नहीं, ये क्यों छोड़ रहा है, इसको देखते हैं। वाई जेड है, ये जेड एक्स है। ये सब नॉन एक्सियल है। देखिए एक्सेस अगर जेड है और ये एक्स है, तो ये नॉन एक्स, नॉन जेड वो है। ट्रिपली जनरेटेड। इस T2G का मतलब क्या है, मतलब है ट्रिपली डीजनरेटेड, यानी ट्रिपल डीजनरेटेड, मतलब 3 ऐसे जो कि आपस में डीजनरेट है। तीनों को हम डीजनरेट कहते हैं। अब EG क्या है, EG इज बेसिकली डबली जनरेटेड, यानी कि 2 लोग जो कि डीजनरेट हैं। कौन कौन, ये हैं आपके
स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये है आपका डी जेड स्क्वायर। ध्यान से देखो आप, तो ये दोनों के दोनों एक्सियल डी ऑर्बिटल्स हैं। हेलो, इसकी कैप दे दो, एक्सियल डी ऑर्बिटल। ध्यान से देखो, तो ये आपके एक्सियल यानी कि अलोंग एक्सियल एक्सिस है, इसके बारे में बात कर सकते हैं। अलोंग एक्सिस है, सब जानते हो, ये एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग होता है, और ये जेड एक्सिस के अलोंग होता है ना। तो जब यहां पर देखिए, जब ये एक्सियल ऑर्बिटल है तो कौन कौन से एक्सियल, जैसे एक्स और वाई के अलोंग कैसे, जैसे ये एक्स है और ये आपका वाई है, तो ये इसके अलोंग होता है, इसके अलोंग होता है, इसके अलोंग होता है, इसके ये होता है आपका डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये जो जेड के अलोंग, ये डी जेड स्क्वायर होता है, बीच में कैसे रहता है, तो ये एक्सियल है दोनों के दोनों, यही टूटते हैं। तो जब आप यहाँ पर ये हाई एनर्जी पे आ जाता है, और हाई एनर्जी पे आने पे 1 2 3 4 5 यहाँ से स्प्लिटिंग हो जाती है। जब हाई एनर्जी पे आ जाता है, हाई एनर्जी पे आ जाता है, तो यहाँ पर स्प्लिटिंग हो जाती है। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर जैसे मान लीजिए जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगी उतनी जल्दी तो स्प्लिटिंग होगी। अब आप समझिए इस बात को कि हमेशा नहीं स्प्लिटिंग होती है भाई, स्प्लिट करने के लिए आखिर एनर्जी ज्यादा चाहिए, यानी कि जो लिगेंड जितनी स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर पाएंगे तो उन्हीं की वजह से स्प्लिटिंग होगी, और जहां स्प्लिटिंग होगी समझ लेना वहीं पेयरिंग होगी। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड इसलिए बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो जब हाई एनर्जी पे आ गया, यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गई, इफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, हाई एनर्जी कैसे जनरेट होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे तब ये सब होगा, वीक फील्ड लिगेंड होंगे तब नहीं होगा ऐसा। तो क्या होगा, अगर अब ये टूटता है, अगर मान लीजिए आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टूटने का तरीका अलग है, और अगर आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो टूटने का तरीका अलग है। चलिए, सबसे कॉमन है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हुआ तब ये कैसे टूटेगा, लेट्स सी दिस थिंग। अगर ये ऑक्टाहेड्रल आपका है और इसको आपको तोड़ना है, तो ये जो ईजी होंगे यहाँ पर आपके, ये ईजी ऊपर की तरफ रहेंगे, ईजी रहेगा, और ये तीन ऐसे टूटेंगे, इनकी एनर्जी नीचे की तरफ रहेगी, इनकी एनर्जी कम रहेगी, ये T2 दे रहेंगे। इन दोनों ऑर्बिटल्स के बीच के गैप की एनर्जी को क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहता है। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कहा जाता है, और इसे डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, डेल्टा नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एक यूनिट भी होती है, और डेल्टा नॉट में 10 dq डायरेक्ट के बारे में बोल सकता हूं, यहां से ये रिलेशन होता है। डी ओ मतलब हुआ डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल, डेल्टा फॉर ऑक्टाहेड्रल। अब जब ये टूटते हैं, देखिए आप, मैंने कहा कि इन दोनों के, अब ये गैप, एनर्जी गैप, ये कैसे निकाला जाता है, डेल्टा एनर्जी गैप बिटवीन T2G and EG कॉल्ड डेल्टा। ऑक्टाहेड्रल के लिए ये, ऑक्टाहेड्रल के लिए डेल्टा O, और टेट्राहेड्रल के लिए डेल्टा T, है ना। ऑक्टाहेड्रल के लिए ये, और टेट्राहेड्रल के लिए ये। अब जैसे यहां पर आपने देखा कि ये आपका EG था, ये आपका T2G था,
इसकी एनर्जी लेवल ये था, इसकी एनर्जी लेवल ये था। इन दोनों के बीच की एनर्जी को हमने डेल्टा नॉट कहा। अब यहां से टूटना शुरू हुआ था, यहां से टूटा था। अब यहां से जो बीच में आपने ले गए, इसे बीच ले लीजिए इसका, तो इस वाली एनर्जी को हम 3/5 डेल्टा नॉट कहेंगे। इस वाली एनर्जी को हम 2/5 डेल्टा नॉट कहेंगे। एनर्जी को हम 3/5 डेल्टा नॉट कहेंगे। यानी अगर यहाँ का बेसिक ये दोनों का डिफरेंस हो गया, इसका मान लीजिए मैं बीच की लाइन ले लूं, तो ये उसके 60% के ऊपर के नीचे जाता है। मान लीजिए अगर मैं डेल्टा नॉट को, डेल्टा ओ को अगर मैं 10 DQ के टर्म में लिखता, अगर मैं 10 DQ के टर्म में लिखता और मैं EG और मैं T2G और EG पे आता, और ये सब टर्म यूज होते हैं ना बेटा, इसलिए आपको बता रहा है। तो ये जो एनर्जी गैप है, ये आपका जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है 3/5 डेल्टा 0, और ये हो रहा है 2/5 डेल्टा 0। तो इस 3/5 डेल्टा 0 को लिखा जा सकता था 3/5 इंटू 10 DQ, 6 DQ है ना, 6 DQ कह दीजिए आप डेल्टा नॉट। और इस वाले को क्या लिखा जा सकता था, 2/5 इंटू, या फिर आप 4 DQ 0.4 डेल्टा नॉट भी कह दो, या इसे 0.6 डेल्टा नॉट भी कह दो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कुछ भी बोलो। ये आपकी एनर्जीज हो गई बेटा। अब जैसे मान लीजिए आपने अभी देखा था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन ऐसे था और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे आ गया था। फर्स्ट करिए ऐसा था, लाइक आपको कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे थे आपने, Fe2+ में, Fe2+ का मतलब था 6, यानी कि 1 2 3 और 4 ऐसे था, ये 5 के 5 थे, तो हमने 6 ऐसे फिल किए थे। तो ये ऐसे फिल करेंगे ना, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाले, तो ये वाला ये आ गया, ये वाला ऊपर चला गया, ये वाले ऊपर चले गए। अब क्या हुआ कि हमने देखा कि ये जो है यार, यहाँ से इतना ये एनर्जी ऊपर है, ये एनर्जी नीचे है, इसका एनर्जी लेवल नीचे है, इसका एनर्जी लेवल ऊपर है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या हायर एनर्जी लेवल पर रहना पसंद करेगा? नहीं रहना पसंद करेगा। वो इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहेगा, वो इलेक्ट्रॉन वहां से आकर यहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आकर पेयरिंग करना चाहेगा। लेकिन दुनिया की किसी भी प्रोसेस के लिए अगर यहाँ पेयरिंग हो रही है तो उसकी भी लिए कोई एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर जो पेयरिंग में एनर्जी यूज होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेयरिंग एनर्जी। उसको हम पेयरिंग एनर्जी कहते हैं, विच इज रिप्रेजेंटेड बाई P। उसको हम पेयरिंग एनर्जी के टर्म में कहते हैं। पेयरिंग एनर्जी उसको हम कहते हैं, हर काम के लिए एनर्जी तो चाहिए ना भाई, तो यहाँ पर इसका पेयरिंग एनर्जी चाहिए रखेगा। अब सवाल उठता है ये पेयरिंग होगी कब, क्या हम पेयरिंग एनर्जी से कंपेयर करके बता सकते हैं? तो हमने कहा हम बता सकते हैं। याद रखिएगा ये पेयरिंग हो जाएगी तो ये खाली हो जाएगा। तो ऐसे ये टूटता है, टूटने के बाद ऐसे ये पेयरिंग होती है। ये पूरी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है। अब मैं आपको निकालना दिखाऊंगा, सिखाऊंगा हर चीज का। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी आ गई। अब सवाल उठा कि पेयरिंग एनर्जी से कैसे आप कोरिलेट करोगे, तो मैंने कहा इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन P, अगर ऐसा होगा तो पेयरिंग अकर, और तभी वो आपका लो स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स आपका बन पाएगा। और ये कब होगा? ज्यादातर तब होता है जब, ये कब होगा, ये जब स्प्लिटिंग भयंकर होगी तभी तो ये होगा। ये तब होगा जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, यानी नॉर्मली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऐसा होता है।
तो कोई कहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में क्या सही है, तो आप ये बात बता सकते हो। अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड हुआ, अगर आपका वीक फील्ड लिगेंड हुआ, तो इन दैट सिचुएशन डेल्टा नॉट पी से कम होगा और पेयरिंग नॉट अकर्ड, और तब पेयरिंग ही करनी होगी। कैसे पेयरिंग होगी? जब तो ऐसी सिचुएशन में मैं कह सकता हूं कि स्प्लिटिंग ही नहीं होगी, तो पेयरिंग कहां से आ जाएगी? पेयरिंग नॉट अकर्ड। अब सवाल उठेगा, अगर पेयरिंग होगी तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी? पेयरिंग होगी तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगी? पेयरिंग एनर्जी को हमने पी मान लिया, और ये जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, ये किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ टू कैलकुलेट इट? एक बात आपको बताता हूं। अभी सब कुछ क्रिस्टल का चल रहा है, अभी सब कुछ चल रहा है ऑक्टाहेड्रल का, अभी सब कुछ चल रहा है ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। सब कुछ अभी ऑक्टाहेड्रल का ही चल रहा है, अभी मैंने टेट्राहेड्रल की तो बात ही नहीं की है ना। अब बात करूंगा तो शुरू से लेकर आखिर तक एक ही की बात करूंगा। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी जो होगी वो होगी -0.4 इंटू T2G के इलेक्ट्रॉन, है ना, प्लस 0.6 इंटू EG के इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा नॉट, प्लस L इंटू P, L इंटू P। सवाल उठा, ये T2G यहाँ पे मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ? T2G का मतलब था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, और यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, या मैं इसे N कह दूँ, M कह दूँ, कुछ और कह दूँ, है ना, इस तरीके से बोल दूँ, P कह दूँ, Q कह दूँ। इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, यहाँ पे मैं ये लिखना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन EG। डेल्टा नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। L का मतलब क्या है? नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो आपके, उसको L कहते हैं। अगर कोई भी पेयर्ड नहीं है तो L की वैल्यू 0 हो गई, और L की वैल्यू 0 हो गई तो P से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। और P क्या है? P आपकी पेयरिंग एनर्जी है। पेयरिंग एनर्जी आपकी दी जाएगी। अभी आपको निकालने के लिए इतना डेवलपमेंट आपका नहीं हुआ है कि आप पेयरिंग एनर्जी भी कैलकुलेट कर लो, वो दिया जाएगा। यहां से आप क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी निकालेंगे। क्वेश्चन इस पे कैसे आ सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, एक एक चीज को हम डिस्कस करेंगे। और ये सब क्वेश्चंस आपके आए हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत स्पेशल चीजें आपको मैं बता रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपके आए हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दीज क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आपके आए हैं, इसलिए अब आप समझिएगा जरा। यहां से हम चीजों को निकालना शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई किसी कॉम्प्लेक्स की बात देता और कहता कि इसकी कितनी ये होगी, कितनी वो होगी, किसी कॉम्प्लेक्स की बात दे दी जाती। मान लीजिए आपको अभी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स दिए गए, जैसे इससे पहले आपने काफी कॉम्प्लेक्स का डिस्कशन किया। कोई भी ले लीजिए आप, जिसका भी मन करे आपका, किसी की भी बात कर लीजिए आप। अगर आप इसकी बात करना चाहते हैं, इसी की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर पेयर्ड कितने हैं बनने के बाद, देखिएगा यहाँ पेयर्ड 2 है, तो L की वैल्यू 2 हो गई। यहाँ EG T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है?
5 इलेक्ट्रॉन से 5 इंटू 0.4 वो जो मल्टीप्लाई करना था वो कर दिया। यहाँ Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है इतना, और सब कैलकुलेशन करके आप निकाल दोगे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी आपके पास आ जाएगी। समझ गए? जो चीजें हैं वो सब रखते ही आपका आंसर आपके पास होगा। अब ये सब चीजें हम लोग देखते हैं फॉर crystal field splitting for splitting for टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में कैसे स्प्लिटिंग होती है और उसमें कैसे कैसे चीजें निकलती हैं। उसमें बस इतना सा फर्क होता है कि वहां थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, वहां थोड़ा सा उल्टा हो जाता है। उसमें क्या होता है, जैसे ये आपकी पहले ग्राउंड स्टेट पर था, ये आपका टी, फिर इसके बाद फील्ड आ गए, लिगेंड्स की वजह से स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट हो गई। स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट हो गई तो इसकी एनर्जी बढ़ गई, इसकी एनर्जी बढ़ गई तो ये बढ़ने के बाद टूट गया, Eg के फॉर्म में और ये T2G के फॉर्म में। पर इस बार जब टूटेगा ना टेट्राहेड्रल में, तो ये 3 नंबर के जो होते हैं बड़े वाले, ये ऊपर, इनकी एनर्जी ज्यादा रहती है T2G की, और इनकी एनर्जी कम होती है। यहाँ पर यहाँ उल्टा होता है, ऐसा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो अच्छा, ऐसी सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग फील्ड भी अगर है तब भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहां नहीं जा पाएगा भाई। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो इस सिचुएशन में आपकी ये आ जाती है, और ये जो डेल्टा नॉट आ जाता है ये होता है, ये गैप यहाँ पे 2/5 डेल्टा नॉट आता है, और ये आप डेल्टा नॉट होता है। यहाँ डेल्टा टी लिखिएगा आप, यहाँ डेल्टा टी लिखिएगा, ये ऑक्टाहेड्रल के लिए नहीं है, टेट्राहेड्रल के लिए है। और इन दोनों का जो गैप होगा वो होगा, तो ऊपर वाला जो होगा वो आपका आ गया 2/5 डेल्टा टी, और नीचे वाला आ गया आपका 2/35 डेल्टा टी। इसलिए आ गया, समझिए। और वो तो सही रहता है कि डेल्टा टी भी आपका 10 डायरेक्ट ही रहता है, उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो सिमिलर ही रहता है। तो उस फॉर्म में आप इसकी बस मतलब सब वही है, बस खाली टी लिख देते हैं ये बताने के लिए टेट्राहेड्रल है। वहां ऊपर 60% था, नीचे 40% था, ऊपर 3/5 था, नीचे इतना था, यहाँ पर उल्टा है। तो जब यहाँ पर उल्टा है तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होगा वो भी उल्टा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा -0.6 इंटू T2G प्लस 0.4 इंटू Eg इंटू डेल्टा टी, और प्लस लोन पेयर इंटू पेयरिंग एनर्जी। अगर लोन पेयर कहीं है तो अच्छी बात है, नहीं लोन पेयर है तो 0 हो जाएगा ये वाला टर्म। तो ये आप पर यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। सवाल उठता है क्रिस्टल फील्ड फॉर स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर में कैसे स्प्लिटिंग होती है, देखिए बताया जाता है आपको। एक्चुअली होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपका ये डी है, मान लीजिए यहाँ से आप शुरू करते हैं, यहाँ आपका ये डी है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। फिर इसकी एनर्जी बढ़ी और ये बढ़ के यहाँ पहुंचा, फिर इसकी स्प्लिटिंग हुई। स्प्लिटिंग होने के बाद ये पहले आपका यहाँ पर पहले Eg में ही टूटता है, और ये आपका
T2G में टूटता है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ मामला थोड़ा सा अलग है। जैसे ये आपका dx² माइनस वाई स्क्वायर है और ये dz² है। ये आपका सपोज करिए dyz है, ये dzx है, ये dxy है। तो ये फर्दर ऐसे टूटता है कि ये ऐसे टूटता है कि ये वाला जो है वो यही रहता है, dx² माइनस y², ये फर्दर टूट जाता है, ये फर्दर टूट जाता है और ये चीज यहां से नीचे आ जाती है थोड़ी सी, dz² नीचे आ जाता है और ये यहां से टूटकर थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, dxy थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और ये आपका जो नीचे वाले हैं ये बाकी के दो नीचे ही रहते हैं, dyz और zx। इसकी स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है, लाइक ये चीज यहां से ऐसे और ऐसे टूट गई और ये चीज यहां से ऐसे और ऐसे टूट गई, ये ऐसे होता है। देखिए फिर से समझिए, स्क्वायर इस चीज को समझिए जरा। यहां पर आपका ये पांचों के पांच है, ये बिल्कुल ग्राउंड स्टेट है, ये बिल्कुल ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट के ऊपर फिर ये स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट पे आके यहां से टूट जाता है, फिर ये आपके EG और T2G बन जाता है। लेकिन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में ये फर्दर स्प्लिटिंग होती है और ये वाला जो पोर्शन है ये नीचे आ जाता है और ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर एक पोर्शन एक dxy जाता है, dxy थोड़ा ऊपर चला जाता है और बाकी के लोग और नीचे आ जाते हैं। इस तरीके से जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ आना, लेकिन जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ आना पसंद नहीं करेगा, है ना। पसंद इसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें जाना पसंद नहीं करेगा, लेकिन जो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा वो नीचे आना पसंद करेगा और इस तरीके से ये आपका sp2 का कॉन्सेप्ट बन जाता है। ये है आपकी पूरी की पूरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। यहाँ पे थोड़ा सा निकालना टिपिकल है इसलिए क्योंकि देखिए आप पहले वो था फिर टूटा, तो आपके उसमें इतने दो ही चीजें आएंगी, या तो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल। एनसीईआरटी में इससे ज्यादा नहीं दिया गया है। एक बार मैं रिव्यू एनसीईआरटी का और भी कर लेता हूँ, एनसीईआरटी के रिव्यू में चला जाता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या दिया है। लेट्स डिस्कस अबाउट एनसीईआरटी। हम लोग एनसीईआरटी को एक बार और देख लेते हैं कि इसके एनसीईआरटी के रिव्यू में क्या दिया है। कोई नई चीज तो हो ही नहीं सकती है, इससे कम होगा, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता है। If I am talking about this thing, देखिए जरा ध्यान से देखिएगा, ये सब आप डिस्कस कर चुके हैं। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आइसोमेरिज्म सब आप एलिमिनेट करेंगे। सब पॉइंट मैंने दे रखे हैं, सब के सब आपको दे रखा है, डेल्टा पी डेल्टा नॉट से। देखिए आपको ऐसा ना लगे मैंने कुछ ज्यादा बता दिया है, मैंने कुछ ज्यादा नहीं बताया, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं आपको कि आपको ऐसा ना लगे मैंने कुछ ज्यादा बता दिया है, मैंने सब वही बताया जो एनसीईआरटी में दिया है। जैसे D4 to D7 आपका ये सब चीजें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं, मैंने कुछ अपनी तरफ से ज्यादा नहीं बताया है। जरा ध्यान से देखिए तो आपको दिखेगा, देखिए सब चीजें देखिए, स्प्लिटिंग पूरी दी गई है, टेट्राहेड्रल की स्प्लिटिंग दी गई है, ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग दी गई है। करंट की बात तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाकी स्प्लिटिंग में यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग नहीं दी गई है। बाकी देखिए ये जो आपको मैंने दिया था ये पूरा की पूरा वैसा ही है, आई Br माइनस HCl माइनस Cl S2 माइनस F माइनस OH माइनस C2O4 H2O NCS, ये सब चीज़ें डिस्कशन हमने अभी तक ये सब किया था। ये देखिए आपका ये आपका यहाँ पर फिर से मैं एक चीज़ को बता दूँ, फिर से एक चीज़ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से। यस थोड़ा सा यहाँ पर वो आ रहा है,